गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एचटेट 2020 का जो टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एक्सप्लेन की जाएंगी। 60 क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स से, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। So without any further delay, let's start the वीडियो। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप देख पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स सेट ए मेरे सामने है। लेवल 2 टीजीटी मैथमेटिक्स का है फ्रॉम 6 टू 8 क्लास। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ पार्ट होता है उसमें आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, दैट इज वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। कहने का कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस द डिफरेंस में बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको एक काम करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करके देखते हैं। क्या है? 2 2 5 4 1। आपको पता है मैं परफेक्ट स्क्वायर जो है सिर्फ और सिर्फ भागविधि से निकालना पसंद करता हूं, क्योंकि इससे एक बार में एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। मैं पेयर्स बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। यहां से सब्ट्रैक्ट करता हूं 1। ठीक है, अगला पेयर मैंने ले लिया तो 5 ले लिया यहां से। ठीक है, ये कितना हो जाना है? ये हो गया आपका 30 और ये हो गया क्या? 125 एग्जैक्ट। ठीक है, अब आपके पास अगला क्या बचता है? आपके पास बचता है अगला पेयर लेने के लिए। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे एक जीरो। ठीक है, उसके बाद अगला पेयर ले लेंगे। तो यहाँ से ये आपका 41 क्या हो जाएगा? ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाना है। और वैसे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 22541 है। मैं लिख सकता हूँ कि 22500 प्लस 41 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये आपका 15 का स्क्वायर, सॉरी 150 का स्क्वायर होता है प्लस 41 एक्स्ट्रा था। अगर मैं इसको यहाँ से निकालूं तो 150 का होल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 41 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्या है आइए देखते हैं। Two cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that either both are black or both are queen. तो 52 कार्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 52 कार्ड्स में यहाँ पे कितने ब्लैक होते हैं? ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ब्लैक की। ब्लैक और रेड दो ही टाइप के आपके कार्ड्स होते हैं, 26 और 26 होते हैं। इसमें से भी क्या होता है? 26 में आपके क्वीन होंगे, 2 रेड क्वीन होंगी। ठीक है, और इसमें क्या रहेंगी आपकी? 2 ब्लैक क्वीन रहेंगी। तो इन्होंने क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन इज। आपने 52 में से 2 कार्ड्स को ड्रॉ किए तो नंबर ऑफ बेस जो होंगे कितने हो जाएंगे? 52C2। ठीक है, और आपको क्या लेना है? आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं, कह रहे हैं आइदर बोथ आर ब्लैक। ठीक है, दोनों ब्लैक हो, दैट इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26C2। इन्होंने कहा या तो ऐसा हो या क्या हो, दोनों की दोनों जो है आपकी क्वीन हो। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। क्वीन आपके पास टोटल कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल आपके पास 4 क्वींस होती हैं। ठीक है, आपके पास 4 है, 4 में से आपको लेनी कितनी है? 4 में से आपको 2 लेनी है। ठीक, और हो जाएगा -2C2। अभी आप सोच रहे हो 2C2 ये चीज क्यों आ गई? ये चीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला क्या कि मुझे क्वीन लेनी है। ठीक है, क्वीन कितनी थी आपके पास? 4 थी। एक बार ये कहा, उन्होंने बोला बोथ आर क्वीन। ओके, उन्होंने ये कहा बोथ आर ब्लैक। ओके, मैंने ब्लैक ये लिए, ये क्या है आपके? ब्लैक। ये क्या है आपकी? क्वीन। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? जी बिल्कुल, 2 ब्लैक क्वीन, ये भी तो है, कॉमन है ना। तो आपको पता है कि क्या होता है? एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए क्या है? ए यहाँ से ब्लैक कार्ड है और बी क्या है? बी आपकी क्वींस है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा किस चीज के? 2 ब्लैक क्वीन। ठीक है, 2 ब्लैक क्वीन। तो इनको निकालने के तरीके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरी इक्वल हो जानी है। थोड़ी सी समझने की कोशिश करना
क्योंकि आपके पास क्वींस भी है, ब्लैक कार्ड भी है, ब्लैक कार्ड में भी क्वींस हैं। मैंने आपको बोला ना, ब्लैक में 26 आपके कार्ड्स हो रहेंगे, जिसमें से आपकी 2 ये सॉरी ये आपका रेड की जगह यहाँ ब्लैक रहेगा। ये थोड़ा उल्टा लिख गया था। ये आपकी ब्लैक क्वींस रहेंगी और ये आपके यहाँ पर रेड क्वींस रहेंगी। ठीक है ना? तो टोटल आपके पास 4 क्वींस हैं, 2 रेड रहेंगी, 2 ब्लैक रहेंगी और ब्लैक और क्वींस में आपके 2 कार्ड कॉमन रहेंगे। कौन से? 2 ब्लैक क्वीन। ठीक है? ये आपके कॉमन रहेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा किस चीज़ के? 26 C2 प्लस 4 C2 माइनस 2 C2 डिवाइडेड बाय 52 C2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो पाएंगे क्या? हम यहाँ से पाएंगे 26 2 दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय इसका एक सब्ट्रैक्शन दैट इज 25 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इसका क्या 26 मल्टीप्लाई बाय 51। ठीक है, सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा क्या 1326। ठीक है, ये कितना हो गया? तो ये देखते हैं कि 330 डिवाइडेड बाय 1326 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 1300 330 डिवाइडेड बाय 1326 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 की। कहना है क्या? तो वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। तो इसका सही सही जो आंसर है वो होता है आपका ओरिजिन ओनली। तो ओरिजिन चेंज करने से वेरिएंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर सही सही जो है ओरिजिन ओनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। कह रहे हैं अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21 इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर इज। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक चीज पता होगी, मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में भी एक चीज समझाया है कि इस टाइप से अगर एक कोई भी नंबर होता है कि एक नंबर ए है उसको मैंने पी से डिवाइड किया, उसका क्यूसेंट आर क्यूसेंट क्यू है तो रिमाइंडर आर है। तो मैं इस नंबर को इस टाइप से लिख सकता हूं कि पी क्यू प्लस आर। ठीक है, पी क्या है आपका डिवाइडर, ठीक है, क्यू क्यूसेंट, आर क्या है आपका रिमाइंडर और ए क्या है आपका, ये है आपका नंबर जो गिवन था। तो मुझे नंबर के बारे में जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि एक नंबर है, मैंने बोला ए है। ठीक है, कैसा है? व्हेन इट डिवाइडेड बाय 114। ठीक है, तो क्यूसेंट आपका पता नहीं क्या हो, मैं क्यूसेंट को क्यू से ही लिख दे रहा हूँ। बस पी की वैल्यू क्या है 114 है। तो बोल रहे हैं क्या कि 21 जो है वो आपका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो मेरा नंबर ये हो गया। अब इसी नंबर को वापस मैं 19 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, वापस डिवाइड करता हूँ क्या a डिवाइडेड बाय 19 इक्वल हुआ किस चीज के q मल्टीप्लाई बाय 114 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 21 इज डिवाइडेड बाय 19। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 19 6 से जो है 114 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि 6q प्लस 21 डिवाइडेड बाय 19। अब मैं अगर ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, इसको लिखता हूँ तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल जाना है इन दोनों का डिफरेंस दैट इज आपका 2। तो इन्होंने पूछा देन द रिमाइंडर इज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिल जाए तो याद रखना जो 2 रिमाइंडर है ना, ठीक है, पहले रिमाइंडर को दूसरी वाले जो नंबर है जिसे हम भाग कर रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो आपको मिल जाना है। ठीक है, दैट इज यहाँ से आपको 2 मिल गया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इस शेष फल को दूसरे वाले नंबर से आप भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही उस नंबर का रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 की। कह रहे हैं क्या? If the diagonal of a square is 8 centimeter, then the area of the square is। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे आपको पता होना चाहिए। लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या है, साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x। तो डायगोनल क्या हो जाएगा x अंडर रूट 2। इन्होंने क्या कहा कि डायगोनल भाई आपका है a, दैट इज इसकी वैल्यू किसके इक्वल है a के। यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या निकालूं तो a अपॉन रूट 2 हो जानी है। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया आपके इक्वल हो जाना है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड क्या है x x स्क्वायर दैट इज a
अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाए आपका a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर 4 a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इंक्रीज बाय 20% देन हाउ मच विल इट्स एरिया बी इंक्रीज। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस को इन्होंने 2 बार कंसीडर किया है। ठीक है, तो 2 बार कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि आपको 2 बार किसी चीज में इंक्रीज देखा गया है। 20% 2 बार इंक्रीज है, तो आपको एक इफेक्टिव परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये रहता है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए क्या है, इन्होंने कहा कि ए 20% इंक्रीज किया, दैट इज प्लस 20। बी क्या होगा, प्लस 20। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है 2 बार ली गई है, तो मैं 2 बार उसको इंक्रीज कर दूंगा, दैट इज 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज ये हो गया 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, गलती से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 400। इससे इसको डिवाइड कर दो, दैट इज 44% चेंज। प्लस का आ रहा है, दैट इज इंक्रीज हुआ कितना, 44%। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। कहना है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर। ठीक है, एक मेरे पास कोई रेक्टेंगल है जिसकी साइड ए और बी है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 82 मीटर। यहाँ से मैं अगर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरी हो जानी है 41। ठीक है, और इन्होंने बोला कि एरिया एरिया होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो कह रहे हैं द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो मैं यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या हो जानी है, 41 माइनस बी। ठीक है, इसमें उसको उठा के पुट कर देता हूं, मुझे मिलेगा क्या, b मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस बी इज इक्वल टू 400। तो एक चीज देखिए, इस सारी वैल्यूज किस चीज की हैं, ये सारी वैल्यूज आपकी b की हैं, तो आप पुट कर करके चेक कीजिए, जो आपको 400 आंसर दे देगा वो आपका हो जाना है। तो अगर मैं b की वैल्यू 4 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस 4, दैट इज ये हो जाएगा आपका 37। और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आपके 400 के इक्वल होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे ही 8 लूंगा, तो 8 इज मल्टीप्लाई बाय कितना, 41 से मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 33। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 400 के इक्वल होगा, जी बिल्कुल नहीं। क्यों, 8 3 आपका 24 होता है, लास्ट डिजिट आपका 4 आएगा। ठीक है, 12 लेता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, 12 इज मल्टीप्लाई बाय, मुझे मिलेगा 29, और 9 दूनी 18 होती है, मतलब इसका लास्ट डिजिट जो है वो 8 आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। वहीं अगर मैं 16 उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, 16 को उठा के यहाँ पुट करता हूँ, मुझे मिलेगा क्या, 16 इज मल्टीप्लाई बाय 16 में से 41 से 16 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे मिलेगा 25, और ये इक्वल होगा किस चीज के, 25 छक्के 150 होते हैं, रिमेनिंग 15। ठीक है, 25 बन जाए 25 प्लस 15 दैट इज 40। ये आपका इक्वल हो गया, दैट इज 16 इंटू 25, या फिर मैं कहूं कि बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 की। कह रहे हैं क्या, फॉर ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। ठीक है, याद रखना, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड तो है, तीनों के तीनों इक्वल होना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की, क्या है आइए देखते हैं। कैन द पेयर ऑफ द इक्वेशन y is equal to 0 and y is equal to 5। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपको पता होगा, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। x एक्सिस को क्या लिखते हैं, x एक्सिस लिखते हैं हम y is equal to 0। इन्होंने कहा कि y is equal to 0 and y is equal to 5, y is equal to 5 आपका ये है। ठीक है, ये क्या है आपका 0, 5। ठीक है, ये क्या है, ये y is equal to 5।
तो आप एक चीज देखिए कि y इज इक्वल टू 0 ये और y इज इक्वल टू 5 एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो वो कभी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, और कहीं नहीं काटेंगे दैट इज नो सॉल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये है पैरेलल लाइन, और ये अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को तो इनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कह रहे x and y two positive integers such that the least prime factor of x is 3 and the least prime factor of y is 5, then the least prime factor of x plus y। सबसे पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि x और y के लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 और 5 है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। y क्या होगा, y भी आपका इक्वल होगा किससे, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, a और b की वैल्यू में अगर 1 1 ले लेता हूं तो मैं कहूंगा क्या x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। मे भी इसके ही मल्टीपल हो सकते हैं, दैट इज इसका 9 हो सकता है, और 5 का मल्टीपल कोई सा भी आप ले लीजिए। मैं कहता हूँ आप 15 ले लीजिए, एक नंबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकते हैं। तो अगर मैं x प्लस y की वैल्यू निकालूं तो मैं पाऊंगा क्या, 5 प्लस 3 दैट इज 8 हो सकता है। ठीक है ना, इसका 8 हो सकता है, इसको ऐड करूं तो मैं पाऊंगा क्या, ये हो गया आपका 24। अब 8 का लीस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है, 24 का लीस्ट प्राइम फैक्टर देखूं तो मैं पाऊंगा क्या, मैं 8 को डिवाइड करता हूं 2। ठीक है, 2 2 8 को लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3। 24 को लिख सकता हूँ क्या, 2 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। इसमें भी लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा 2। मैंने आपको बताया था कि जब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, वो आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मिल रहा है मुझे 2 की पावर 3, यहाँ से मिल रहा है 2 की पावर 3। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, वो आपका 2 ही हो जाना है। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2, जिससे कि ये वाला आपका x प्लस वाई कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 की। कैन द फार्मूला टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। ठीक है, तो यहाँ से मेरी दो चीजें याद रखना, एक तो क्या कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, एक इन्होंने और पूछा है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको कि इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, रेंज क्या होती है। तो याद रखना इसके जो फार्मूला है वो ये है आपका कि Q3 माइनस Q1 इज डिवाइडेड बाय 2, और ये होता है आपका Q3 माइनस Q1, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो ये होता है कि Q3 माइनस Q1 इज डिवाइडेड बाय, सम कर दीजिए इसका। ठीक है, इन्होंने यही पूछा था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। When two numbers are respectively 30% and 40% less than a third number, what person is the second of the first? ठीक है, इस, ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास तीन नंबर हैं ए बी सी। सी का क्या है, सी मेरा 100% है, 100 है। तो इन्होंने कहा कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 40% लेस। ए इससे 30% लेस है, दैट इज कितना है, इसका 70% होगा, दैट इज 70 है। बी इसका 40% लेस है, दैट इज कितना बचा होगा, 60% इसका होगा, दैट इज 60। ठीक है, ए बी सी सारे नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ वन। तो सेकंड को सबसे पहले लिखो, ऑफ वाले को नीचे लिखो, और बात कर रहे हैं किस चीज की, परसेंट की। एक गुणा में आप 100 और एक परसेंट का साइन। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास 6,
100 इज डिवाइडेड बाय 7%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, पाएंगे क्या? तो इसको डिवाइड करते हैं, 7 8 जा क्या होता है आपका 56, 56 आपके पास, रिमेनिंग 4। ठीक है, 7 5 जा 35, रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग आपके पास 5 होल, ठीक है 7। तो 85 होल 5 डिवाइडेड बाय 7%। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 85 5 बाय 7, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा-सा याद रखना, जो नंबर कॉमन होता है उसको हम 100 लेके सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है। जैसे मैंने इसको लिया, ये 100 है, ये 30% लेस है, दैट इज़ इसका 70% रहा होगा। ये मेरा 60 क्यों आया? क्योंकि ये इससे 40% लेस था। 40% लेस मतलब इसका लगभग 60% होगा, तो इसको मैंने 60 से रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 133 की। कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं a room is 15 meter long, requires 7500 tiles. A room is 15 meter long, requires 7500 tiles, each 15 centimeter by 12. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं टाइल लेता हूँ। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है, इन्होंने बोला कि 12 बाय 15 की इन्होंने दे रखी है। एरिया निकाल लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ टाइल किसके इक्वल होगा? ठीक है, एरिया ऑफ टाइल इक्वल होगा 15 इज मल्टीप्लाई बाय 12। मेरे पास एक ये रूम है, इस रूम का एक फ्लोर है। ठीक है, ये क्या है आपका फ्लोर, और इस फ्लोर में कितनी टाइल्स लगाई गई हैं? मैंने कहा कि ये बहुत सारी टाइल्स हैं, ये कितनी, ये बहुत सारी टाइल्स हैं। टाइल्स का क्या है, ये आपकी 15 बाई 12 की एक टाइल है, टोटल 7500 टाइल्स यूज करी गई। इसकी एक साइड कितनी है, एक की एक साइड 15 मीटर है, या मैं कहूं कि 1500 सेंटीमीटर है। मैंने एक साइड को इसको बी बोल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर एरिया ऑफ फ्लोर निकालूं, एरिया ऑफ फ्लोर द रूम, फ्लोर ऑफ रूम किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी इज मल्टीप्लाई बाय 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एक टाइल का एरिया आपके सामने ये लिखा हुआ है, 7500 टाइल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इतने को पूरे को कवर अप करने के लिए 7500 आपकी टाइल्स लगी हैं, तो फ्लोर का जितना एरिया होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। दैट इज यहां से मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 1500 इक्वल हुआ किस चीज के, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एक टाइल का एरिया इतना है, तो 7500 टाइल्स का एरिया कितना जाएगा, 7500 गुणा एक टाइल का एरिया, दैट इज पूरे फ्लोर का एरिया। पूरे फ्लोर का एरिया क्या है, बी इंटू 1500। अब मैं पाता हूं क्या, ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 पंजे 60 और गुणा 15, 15 छक्का 90, 900 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको कहूं 9 मीटर। तो क्या मैं गलत हूं? जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 2 9 मीटर इज द राइट आंसर। याद रखना कि एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल होगा किसी के नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल। ये आपका फार्मूला इसमें मैंने यूज किया है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 134 की क्या है, आइए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो मेरी आप एक चीज याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि नॉन लीप ईयर, ठीक है ना, नॉन लीप ईयर है मेरे पास, तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 365। ठीक है, 365 दिन होते हैं, जिसमें से आपके 52 सप्ताह होते हैं, प्लस 1 जो है एक्स्ट्रा दिन होता है, इसको लिखते हैं हम क्या, एक्स्ट्रा डे। ठीक है, इसका ही सारा खेल रहता है। 52 सप्ताह तो कुछ नहीं है, उसके बारे में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ना ही आगे बनेगा। ये एक्स्ट्रा डे है ना उसका। अब ये एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, मेरे पास एक्स्ट्रा डे कितना है, 1। एक्स्ट्रा डे कितना है, 1। अब ये मेरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है, और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक क्या होते हैं,
डेज इन अ वीक होते हैं 7, ठीक है। डे एक चूज करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, 1/7। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो याद रखना कि सारा केस जो है ये एक्स्ट्रा डे का होता है। 1 एक्स्ट्रा डे है मेरे पास, और 1 एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, वीक के 7 दिन में से कोई एक हो सकता है। और वीक में से संडे चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे जो होता है 1/7 होता है। वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1/7। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की, क्या है आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं क्या, अ टैक्स ऑन एन आइटम इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 15%, देन द इफेक्टिव ऑन रेवेन्यू इज, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। तो मैंने आपको बोला था ना, इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला आप यूज कीजिए हर जगह। इफेक्टिव परसेंटेज क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। उन्होंने क्या कहा कि ए टैक्स ऑन आइटम इज डिमिनिश्ड बाय 20%, दैट इज कम किया गया है। ए की वैल्यू हो गई, जो कम होती है वो माइनस में आती है 20। बी की वैल्यू क्या है 15%, बट प्लस का क्योंकि इंक्रीज का गया है। तो टोटल इफेक्ट क्या रहा वो देखते हैं। इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा माइनस का 20 प्लस का 15, ठीक है, प्लस माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। आगे सॉल्व करता हूँ। माइनस का 5 माइनस ये हो जाना है, ठीक है। तो माइनस 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 5 तियां 15 होते हैं, ठीक है। -3 दैट इज माइनस का 8%, ठीक है। तो 8% आंसर आएगा, दैट इज आपका या तो ये होगा और ये क्या होगा। अब चलते हैं माइनस के ऊपर। माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीमेंट को, या डिक्रीज हुआ है। दैट इज ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज हुआ है 8%, ठीक है। पहला आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना। 8 सेम देखकर आप आंसर 1 मत मार दीजिएगा, वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, दैट इज माइनस का 8% है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 8%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की, कह रहे हैं क्या। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट। याद रखना डिस्काउंट जो है आपका हमेशा एमआरपी पे दिया जाएगा, ठीक है। 10% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स। गेन जो है वो आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे आपका लाभ या हानि जो होती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। डिस्काउंट आपका एमआरपी पर होता है 20%। What is the market price of an article which cost is 450 to the shopkeeper? शॉपकीपर के पास कोई एक आइटम है, उसका सेलिंग प्राइस नहीं समझना, शॉपकीपर है ये। एक शॉपकीपर है, उसके पास एक आइटम है, ठीक है। उस आइटम का कॉस्ट प्राइस उन्होंने दे रखा है, क्या है 450 रुपीज, ओके। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है ना। 10% डिस्काउंट अलाउ किया। मैं बोलता हूं एमआरपी क्या रहा था उसका, एमआरपी उसका रहा था 100% या 100 रुपीज, ठीक है। उसने डिस्काउंट दिया 10%, -10%। अब मेरी बात, आप एक चीज कान खोलकर ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि एमआरपी आपका 100 था, इन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया। तो आपके पास अब उसपे कितना रहा, आपके पास रहा 90% में आपने सेल किया। 90% आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस 450 था। इन्होंने कहा कि भाई आपने 90% में भी सेल किया। 90% किस चीज का है, ये एमआरपी का 90% है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 90% ऑफ एमआरपी। सेलिंग प्राइस है किस चीज का, 90% ऑफ एमआरपी, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 90% ऑफ एमआरपी, क्यों, उसने 10% डिस्काउंट दिया था। और उसके बाद क्या करेंगे कि भाई 20% गेन भी है। गेन का है, कॉस्ट प्राइस का होता है। तो क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 20%, दैट इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब दो सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। एक ये देखिए कि 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज उसने किसी भी चीज को 120% में, ठीक है ना,
20% का मतलब यही होता है ना कि उसने 120% में किसी चीज को बेचा होगा। और 10% डिस्काउंट दिया है ऑन एमआरपी। तो दो सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस पर है 20% प्रॉफिट वाला, और एक सेलिंग प्राइस आपका एमआरपी पर है 10% डिस्काउंट वाला। तो एक ही आइटम के दो डिफरेंट तरीके से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करे गए हैं, तो दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस आपके इक्वल हो जाएंगे। डेट इज यहाँ से हो जाएगा 120% ऑफ सीपी इक्वल हो जाएगा किस चीज का, 90% ऑफ एमआरपी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय सीपी 450, परसेंट का साइन हटाया, लगाया 100 इक्वल होगा किस चीज के, 90% का साइन लगाया, मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। एमआरपी मैंने बोल दिया एक्स है, ठीक है ना, एमआरपी को बोला मैंने एक्स है। सॉल्व करता हूँ, आगे पाऊंगा क्या, 100 से 100 कैंसिल आउट, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट। थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1 5 3 5 जा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 4 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 15 चौके 60, दैट इज 600 रुपए। ठीक है, इन्होंने एमआरपी ही तो पूछा था, कह रहे हैं व्हाट इज द मार्केट प्राइस एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट 450 टू द शॉपकीपर, दैट इज 600 रुपए की वो चीज पड़ी थी। इन शॉर्ट क्या हुआ कि 600 रुपए की उसने क्या था, एमआरपी था, एमआरपी 600 रुपए का था, 10% डिस्काउंट दिया, 10% हो गया 60 रुपया। सेलिंग प्राइस क्या था उसका, 540 रुपए, और कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, कॉस्ट प्राइस था उसका 450 रुपए। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 90 रुपए। ठीक है, और 90 रुपए किस चीज पे है, कॉस्ट प्राइस पे, डेट इज 450 मल्टीप्लाई बाय 100। इस जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, 45 दूनी 90, 10 दूनी 20, 20% प्रॉफिट, हाँ जी 20% प्रॉफिट हुआ था। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की, क्या है आइए देखते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप से है a प्लस एक्स की पावर n, तो इसका जनरल टर्म जो होता है, याद रखना, जनरल टर्म वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपका एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और x की पावर r, ये इसका जनरल टर्म है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर गिवन है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n है, तो ये सॉरी ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर n, ऐसा मुझको गिवन है। या फिर मैं कहूँ कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n, ऐसा मुझे गिवन है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 2n a की पावर a r x की पावर r। ठीक है, r की मैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा a0 x, ठीक है, a0 x की पावर 0 या फिर 1, या फिर मैं कहूँ सिर्फ a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन क्या होगा, प्लस ए आर एक्स की पावर आर प्लस एंड सो ऑन ए टू एन एक्स की पावर 2n। तो इसका जनरल टर्म लिखूं मैं, क्या चीज, जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इक्वल हुआ किस चीज के, ए आर एक्स की पावर आर, इक्वेशन 1। और अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करता हूं किस चीज में, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में, इसका अगर मैं जनरल टर्म फाइंड आउट करूं, जनरल टर्म, ठीक है, वाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए 2n c r 1 की पावर 2n माइनस r x की पावर r। ठीक है, या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, इसका जनरल टर्म होगा 2n c r x की पावर r। ठीक है, ये इक्वेशन 2। तो एक ही चीज के दो जनरल टर्म निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका जनरल टर्म क्या है, इसका जनरल टर्म एक ये है और एक जनरल टर्म ये है, तो दोनों के दोनों जनरल टर्म आपके इक्वल हो जाएंगे, डेट इज ए आर एक्स की पावर आर इक्वल हो जाएगा 2n सी आर एक्स की पावर आर। एक्स की पावर आर से एक्स की पावर कैंसिल आउट,
ए आर की जो वैल्यू है 2NCR हो जानी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2NCR ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको सिर्फ एक्सपेंड किया, ये जो गिवन है ना एक्सप्रेशन, इसको एक्सपेंड करके जनरल टर्म लिया। ठीक है, और एक बार इसको बाइनोमियल की थ्योरम यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके मैंने इसका एक जनरल टर्म लिया, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया और मुझे यहाँ से फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 की। कह रहे हैं क्या, अ पॉट कंटेन 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। पॉट है, इस पॉट में 81 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है ना, कितना है, 81 लीटर प्योर मिल्क। अब एक बात बताइए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, 83 का 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 27। उन्होंने 27 लीटर इसमें पानी मिला दिया। क्या किया, 27 लीटर इन्होंने वाटर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या निकाला था भाई, कुछ निकाल के तो ऐड किया है। कह रहे हैं 1/3 ऑफ द मिल्क, 1/3 27 लीटर इन्होंने दूध निकाल के अपना पानी मिला दिया। तो अब दूध कितना रह जाएगा आपके पास, तो इसमें से आप 27 घटा दो तो आपको मिलेगा क्या, 54 लीटर। ये क्या चीज है आपके पास, ये आपके पास मिल्क रहेगा। ठीक है, अब ये मिक्सचर आपके पास बन गया। अब इस मिक्सचर में अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं, इन्होंने कहा अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय दैट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर से पानी मिलाया गया, तो मैं पानी को छोड़ूं, तो इन्होंने फिर से क्या किया, जो ये मिक्सचर आया 54 लीटर प्लस 27 लीटर का एक मिक्सचर बनाया दूध और पानी को मिला के, उसका भी 1/3 हिस्सा निकाल के इन्होंने उसमें पानी मिला दिया। तो उसमें कुछ पानी निकला होगा 1/3 हिस्से में और कुछ दूध निकला होगा। तो मैं दूध पहले काउंट कर लेता हूँ, कितना दूध उन्होंने निकाल दिया। इसका 54 का भी इन्होंने क्या किया, 54 का 1/3 हिस्सा इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। दैट इज, आगे देखता हूँ, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। 18 लीटर दूध और निकाल के फेंक दिया इन्होंने, और उसमें 18 लीटर इन्होंने क्या कर दिया, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ -27 लीटर, और माइनस उन्होंने 18 लीटर किया और प्लस 18 लीटर यहाँ पे ऐड कर दिया पानी। तो कितना बचा आपके पास, तो ये इसको मैं ऐड करता हूँ, मैं पाऊंगा क्या, 8 7 15 होते हैं, 2 3 और 1 4, 45 लीटर आपका क्या हो गया, ये 45 लीटर हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब नए पिक्चर में दूध कितना बचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसमें से 18 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं पाऊंगा क्या, 6, और 14 से 8 सब्ट्रैक्ट किया 6, यहाँ रह गया आपके पास कितना, 4, 4 से 1 दैट इज 36। ठीक है, ये है आपके पास मिल्क। अब इन्होंने यही तो पूछा है कि नए मिक्सचर में आप मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ये है आपका 36:45। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो रेशियो होगा मिल्क का, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो 4:, ठीक है, और 9 पंजा 45 होता है, 4:5। तो जो नया मिक्सचर है उसमें 4:5 के रेशियो में मिल्क और वाटर ऐड किया हुआ है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 की। कह रहे हैं क्या, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इफेक्टिव परसेंट का एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, मैंने आपको बताया जब 3 बार आएगा तब आप क्या करेंगे। तो आप चाहो तो इसको इस टाइप से कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने आपको एक डिस्काउंट वाले जब सवाल आए थे, तो डिस्काउंट वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि 3 क्रमागत बट्टे कैसे निकालते हैं। तो मैंने इसको बताया था कि इफेक्टिव डिस्काउंट जो था, परसेंटेज डिस्काउंट, वो मैंने आपको बताया था 1 माइनस, ठीक है, पहले वाला का बचा हुआ, यही तो बताया था। जैसे अगर मैं 25 आर क्यूब है ना, मतलब मैं 3 बार कर रहा हूँ, 25% एक बार, अगली बार 25%, अगली बार 25%, एक काम मैं 3 बार करूंगा। तो मैं अगर डिस्काउंट देता, ठीक है, तो क्या बचता,
25% डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 75%, तो 75/100। इस क्वांटिटी का फिर से 25% दिया, बचा कितना 75। ऐसे ही अगली बार 75/100 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंट आपका इफेक्टिव आया करता था। लेकिन मैं बात करूं इस केस की, एक डिस्काउंट वाला केस था, ठीक है, ये डिस्काउंट वाला केस था। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरे तो इंक्रीज हो रहा है, हर बार मैं प्लस कर रहा हूं, मेरा घट थोड़ी नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्लस 25% किया, कितना हो गया 125, ठीक है, 125/100 प्लस 125/100, यही तो होगा ना 125/100, क्योंकि इस बार मेरा ऐड होता जाएगा, क्योंकि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इफेक्टिव परसेंट, तो परसेंटेज इंक्रीज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल हो जाएगा किस चीज के, आपका इक्वल होगा कितना, कितना चेंज हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है, कितना हो जाएगा आपका 125%, 125/100, ठीक है। बाद फिर से 25% बढ़ाया, कितना हो गया 125/100, ठीक है। अगली बार फिर से 25% बढ़ाया, 125/100 -1। इस बार मैंने डिस्काउंट नहीं किया, डिस्काउंट वाले में 1 माइनस करना पड़ता है, 1 माइनस रिमेनिंग, ठीक है, ये 1 माइनस रिमेनिंग करना पड़ता है। लेकिन जब मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इंक्रीज -1, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और मल्टीप्लाई में 100% बनता ही रहता है। सॉल्व करते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ठीक है। ये आप डिवाइड करते जाइए, मिलेगा क्या, 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 4 चौके 16 चौके 64 डिवाइडेड बाय कितना 64, मल्टीप्लाई हो कितना 100%। सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा कितना, ये आपको मिला 61 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100%। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे क्या, मैं इसको डायरेक्ट 61 से डिवाइड करना चाहूं तो पाऊंगा 60 डिवाइडेड बाय 64। आगे सॉल्व करता हूं, तो मैं जब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या 95.312%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, कितना 25% इंक्रीज होके 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। उसमें से ओरिजिनल माइनस कर देंगे, डेट इज 1 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाना है। चलिए बात करते हैं 140 की करें, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड जो है वो ऑर्थोसेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं मीडियन कर दूं तो मीडियंस का क्या हो जाएगा, मीडियंस का आपका सेंट्रॉइड हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। इन सेंटर जो है वो होते हैं आपके एंगल वाई सेक्टर, एंगल वाई सेक्टर जो है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो आपका इन सेंटर हो जाता है। तो ये चीज आप मेरी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 की। कह रहे हैं क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c प्लस c की पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस। तो चाहो तो आप ऐसा कर सकती हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। या फिर मैं कहूं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूं तो -2 टाइम्स क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा 4 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल होगा 4 टाइम्स इस चीज के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब इसकी मल्टीप्लाई डेट इज क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 एज इट इज रह गया, इसको उठा के मैं अगर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 माइनस 2, ठीक है, तो ये रह जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये थोड़ा सा गलत जगह पे लिखा हुआ है, इसको काट के अलग कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसको उठाकर इधर ले गया, ठीक, तो मुझे मिलता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रेक, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, प्लस 4 टू जा 8 और यहाँ से ए बी सी मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रेक में क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है, 0 है, तो यहाँ से मुझे मिला ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2 के, ऑप्शन नंबर 1 2 इज द राइट आंसर। तो इतना बड़ा झमेला करने से अच्छा है आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कैसे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, मैंने बोला क्या, लेट a इज इक्वल टू मैंने किया 0 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो क्या देखता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड, जी बिल्कुल सेटिस्फाइड, तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट करूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे यहाँ से मिलेगा a की पावर 4 दैट इज 0, ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a 0 a भी 0 बचा b स्क्वायर c स्क्वायर दैट इज 1 into 1 दैट इज 2, हो सकता है ये बाई चांस आ गया हो, कुछ और वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, मैं क्या करता हूं कि लेट इस बार a is equal to 2 b is equal to 1 एंड c is equal to -1, सॉरी b की वैल्यू भी -1 लेनी है, तो भी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाना है, जी बिल्कुल आ जाना है, सॉल्व करते हैं, तो a की पावर 4 कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो गया मेरा 16 प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4 और 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज 4, ये क्या हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 1 दैट इज 9 9 और ये 2, तब भी आपका आंसर कितना आया 2, ठीक है, तो आंसर ही 2 आना था, चाहे इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 142 की, कह रहे हैं इफ AB BC CD आर इक्वल chord ऑफ ए सर्किल विद O एज अ सेंटर एंड AD डायमीटर देन एंगल AOB इज, ठीक है, मैंने एक सर्किल लिया, उसका एक डायमीटर AD को ड्रॉ किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटर क्या है इसका O, ठीक, अब मैंने क्या किया AB BC और CD 3 इक्वल क्या है कॉर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ से याद रखना ए बी मेरा इक्वल है किस चीज के, BC के इक्वल है किस चीज के, CD के, ठीक है, ये चीज आप समझिएगा, और क्या चीज है, यहाँ से अगर मैं एक चीज और देखता हूँ, AO इक्वल होगा OB के इक्वल होगा OC के इक्वल होगा OD के, क्यों, सारी की सारी क्या है इक्वल होगा रेडियस के, ये मेरी रेडियस ही तो है, अब मैं कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझिएगा, अब मैंने आपके सामने 3 ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया है, काम की बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने इसको बोला O,
इसको बोला ए, इसको बोला बी। एक एबी कॉर्ड है, एक मेरा बीसी कॉर्ड है, एक मेरा सीडी कॉर्ड है। ठीक है, ये 3 कॉर्ड हैं, तीनों इक्वल हैं। ये मेरा ये इक्वल है और ये इक्वल है। और एक चीज बताइए, मैंने क्या कहा कि ये सारे ओ हैं। ठीक है, 3 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं मैंने, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है। ठीक है, खास बात क्या है, ये और ये आपस में इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब के सब रेडियस हैं। फिर मैं कहूँ कि ओबी, ओसी ये भी सब आपस में इक्वल रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? रेडियस हैं। अब ये वाली और ये वाली अगर आपस में इक्वल है, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल रहेगा ही रहेगा। तो एक चीज देखिए, ये एंगल जो है, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा कि आपके ये तीनों ट्रायंगल जो हैं, वो मेरे क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है? ऑल ट्रायंगल्स कैसे होंगे? ऑल आर द सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल है, दैट इज उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स रहे होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो मैं कहूँ कि आपका एंगल एओबी इक्वल किस चीज के? एंगल बीओसी के इक्वल होगा एंगल ओडी के। ठीक है, ये सारे एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है ना? अगर ये आपके सारे के सारे एंगल्स इक्वल रहे होंगे तो ये बन कहाँ रहे हैं? ये आपके सारे के सारे एंगल जो है एक लाइन पर बन रहे हैं। दिस दिस प्लस दिस और प्लस दिस। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या कि एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी जो होंगे बाकी क्या होंगे? इक्वल होगा किसके? 180 डिग्री के। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। दैट इज यहाँ से 3 टाइम्स एओबी मैं बोलूँ तो क्या गलत है? जी बिल्कुल नहीं, 180 डिग्री। तो एंगल एओबी जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इतनी सब गाथा से बस आपको इतना बताना था कि ये सारे एंगल जो हैं ओ के जो बन रहे हैं वो आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारी की सारी रेडियस हैं और ये आपस में इक्वल रहेंगी। और ये तो इन्होंने इक्वल दे ही रखे थे। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो ऊपर बन रहे हैं वो भी मेरे इक्वल रहेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 143 की, देखते हैं क्या है। अब ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। Find the coordinate of the orthocenter of the triangle formed by the line this and this are। तो सबसे पहले एक आपकी एक साइड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल की। इसमें कौन-कौन से साइड्स होंगे या इक्वेशंस होंगे उनको बाहर कर लेते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिखता हूँ, अगर इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो मैं पाऊँगा क्या? मैं पाऊँगा 2 माइनस 3x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर मैं कहूँगा कि 2 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कहूँगा क्या? लेट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो आपका इक्वेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की दो वैल्यूज निकली क्या? 2, 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इन t की वैल्यूज को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मुझे ये दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है? एक्चुअली ये आपके ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। ठीक है, और एक साइड क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। कैसे करेंगे?
चलिए एक बार इसके डायग्राम को समझते हैं। मैंने क्या कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल, दैट इज ये रहा 1 0 और ये है मेरा 0 1। ठीक है, ये वाला इक्वेशन लाइन जो है इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये है y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं y इज इक्वल टू x, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ये वाला इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये y इज इक्वल टू 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन। कहा कि इन तीनों साइड से या फिर लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, उसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको अगर O कह दूं, इसको मैं A कह दूं, इसको मैं B कह दूं, तो एक चीज यहां से साफ क्लियर हो रही है कि आपकी जो OA लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी किस चीज पर? इसको C और D कह देता हूं मैं, CD लाइन पर। वो कैसे? अब अगर एक चीज देखूं या इसकी स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप क्या होगा? -1। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? m इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 लेता हूं, इसको मैं 2 लिख देता हूं। दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आएगी? m1 m2 की वैल्यू क्या है? 1 क्रॉस -1 दैट इज -1। अगर दो लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 है तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर रही होंगी। इसका मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है किस चीज के? x y इज इक्वल टू 1 के। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, हेंस ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो बस बात पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल होता है किस चीज के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट विच एंगल इज 90। ठीक है, या फिर मैं कहूं इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका जो है, या फिर मैं कहूं एक एक कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वही आपके ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर। अब ए कैसे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। वो मिलेगा किस चीज से? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आप देखेंगे a क्या है आपके? y इज इक्वल टू x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको उठा के यहाँ पुट करूँ, मैं पाऊंगा क्या? 2x इज इक्वल टू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 1/2 1/2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 की कह रहे हैं इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। ठीक है, एक पैरेललोग्राम को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक, एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD। इन्होंने कहा क्या? इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने B कहा, इसको मैंने A कहा है। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि मेरा B एंगल जो 2/3 है किस चीज का? एंगल A का। ठीक है, और आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस पता होनी चाहिए। वो क्या होती हैं कि आपका ये वाले एंगल जो है और ये वाले एंगल आपके इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है और सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। ऐसी कंडीशंस होती हैं पैरेललोग्राम की जो कि आपको आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से a प्लस बी को रिप्लेस कर देता हूँ। 2/3 a इज इक्वल टू 180। सॉल्व करता हूँ, 3 प्लस 2 दैट इज 5। a इक्वल होगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 3 जा 15 एंड 5 6। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गया?
3 छक 18 और 3 9 और 1 10 108 डिग्री ए की वैल्यू हो जाती है। तो बी कितना हो जाएगा आइए देखते हैं। तो बी कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 108 डिवाइड करता हूं मैं 3 3 जा 9 और रिमेनिंग 1 दैट इज 3 6 36 दूनी 72 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना है, ये आपका 72 डिग्री है, ये आपका 108 डिग्री है। स्मॉल पूछा था तो 72 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की। कह रहे हैं टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 146 एज देयर एलसीएम। मैंने बोला कि दो नंबर्स हैं x और y जिसके एचसीएफ 16 है। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर्स मेरे कुछ ऐसे रहेंगे 16x और 16y। क्यों? एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब वो आपके एचसीएफ के ही मल्टीपल रहे होंगे। 16x और 16y जो है आपके नंबर्स रहे होंगे। और अगर मैं 16x और 16y का एलसीएम फाइंड आउट करूं तो मैं पाऊंगा क्या, 16x, y दैट इज एलसीएम हो गया इसके इक्वल 16 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5। या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उसके 16 के मल्टीपल होंगे। तो ये इक्वल है किस चीज के 146। तो x y प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है 146 डिवाइड 16, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। मैं कह सकता हूं कि जो एलसीएम है, एलसीएम इज नॉट मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, अगर ये 16 का मल्टीपल होता, 16xy इज इक्वल टू 146 आया है, 16 से 146 डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज एलसीएम आपका 16 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, और इन्होंने क्या कहा था, भाई 16 तो कॉमन फैक्टर है, वो तो आएगा ही आएगा। अब इन्होंने कहा कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3, नो सच पेयर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट। याद रखना 16x और 16y अगर मेरे नंबर्स हैं तो एलसीएम भी मेरा क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 की। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज, ये तो फार्मूला है n-2 इंटू 180 बटे n। तो each interior angle of a regular polygon is n-2 multiplied by 180 divided by n। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 की। क्या है, क्या द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24√2 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है 4। ठीक है, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो 4a इज इक्वल टू 24√2 4 डिवाइड करता हूं तो हो जाएगी 6√2। डायगोनल इक्वल होता है √2 के, और एक की वैल्यू क्या है 6√2 √2 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12। ऑप्शन नंबर 4 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं यूनिट प्लेस इज इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबको आपको पता है कि 4 से डिवाइड करना होता है, इन सबको 4 से डिवाइड, जो पावर है उनको डिवाइड करना होता है। तो इनके रिमाइंडर देख लेते हैं कितने रिमाइंडर बचते हैं। तो इनके रिमाइंडर्स क्या रहेंगे, तो 1 का जो आखिरी डिजिट है उसको 1 मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब पावर्स में देखते हैं कितने रिमाइंडर होंगे। मैंने सब नंबर्स के लास्ट डिजिट को लिख लिया। अब सबको जो पावर्स हैं उन पावर्स को 4 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर रहेगा उसको लिख लूंगा। तो 4 1 जा 4 यानी कि आपका 3 35। ठीक है, तो 4 8 जा 32। ठीक, रिमेनिंग कितना आपके पास 3। ठीक है, और 4 7 जा 28 रिमेनिंग 3। ठीक है, 1 की पावर 3। ऐसे ही 3 की पावर कितनी आनी है, चले लेते हैं, डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। ठीक है, रिमेनिंग 3 31 4 7 जा 28 रिमेनिंग कितना 3। ऐसे ही इसको डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 रिमेनिंग
2। अब इसको डिवाइड करता हूँ तो ठीक है, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 16 दैट इज 3। अब 1 की पावर 3 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है 27। 27 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49 और 49 का लास्ट डिजिट 9 मल्टी और 9 9 जा ठीक है 9 9 जा 81 81 9 जा ठीक है 7 2 9 लास्ट डिजिट 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा कितना होगा 81 81 का लास्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 7 into 7 दैट इज 7। ठीक है, हम हर बार मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस ही लेते हैं क्योंकि हमें यूनिट प्लेस निकालना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 139 की 149 की, देखते हैं क्या कह रहे हैं। A certain number of men can do a work in 60 days। याद रखना फॉर्मूला रहता है M1 ठीक है M1 D1 इक्वल होगा किसी इसके M2 D2 पे। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मैंने बोला X लोगों ने काम किया कितने दिनों में 60 दिनों में, इक्वल है किस चीज के इफ देयर वर 8 मैन लेस, ठीक है ना 8 मैन लेस X माइनस 8 इट कुड बी फिनिश इन 10 डेज मोर। पहले 60 डेज में काम कर रहा था ठीक है, एक्स लोग काम कर रहे थे 60 डेज में, इन्होंने इसमें से -8 कर दिए, एक्स -8 लोग हो गए, ये काम कर रहे हैं कितने में +10 डेज में, दैट इज काम करेंगे 70 डेज में, मल्टीप्लाई बाय 70। सॉल्व करते हैं कैसे, इससे ये कैंसिल आउट 6x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x माइनस 8 56 होते हैं, इसको इधर ले जाऊंगा 56 इज इक्वल टू x, तो मेरे कितने मैन थे, ये मेरे 56 में थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में कह रहे हैं इन अ लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ। आपने कोई लेसन प्लान बनाया, उस लेसन प्लान को पढ़ाया ठीक है, तो आपका जो भी एम रहा होगा वो कैसे पहचानेंगे। लेसन प्लान बनाते हैं पढ़ाते हैं, हम लोगों का एम एक मेन मकसद जो रहता है वो ये है कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया। पढ़ने का मतलब ये है, हमने पढ़ाया इस बात से मतलब नहीं है, बच्चे ने पढ़ा इस बात से मतलब है, और बच्चे ने पढ़ा इस बात से मतलब है, मतलब उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया कि पहले उसको नाउन की डेफिनेशन नहीं पता थी, मैंने एक लेक्चर अटेम्प्ट किया, मैंने उसको नाउन को डिस्क्राइब कराया, बाद में पूछता हूँ, बाद में क्या कहूँगा कि बच्चे अब नाउन की डेफिनेशन जानने लगे हैं या उनको ये डेफिनेशन आने लगी है, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अब आप उससे नाउन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको बता देंगे वो। दैट इज आपका जो मेन एम था वो था आपके व्यवहार में परिवर्तन, दैट इज हम जो है बिहेवियर हमारा जो क्या है एम, द लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो होगा आपका HTEC 2023 का, तो स्टे कनेक्टेड ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।